गया है जो कि एक यान को चांद के सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि इसका लाइफ कितना है, यानी ये जो पूरा मिशन है इसकी लाइफ कितने डेज तक है। तो एक्चुअली में चंद्रयान का लाइफ सिर्फ 15 दिनों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 दिनों का दिन होता है, यानी धूप रहता है, और बाकी से 14-15 दिन रात रहता है। तो जैसे सनराइज हुआ वैसे ये लैंड किया, यानी अब 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर अपना काम कर पाएगा। धूप जैसे कोई मिल गया, मैं जादू को धूप चाहिए था, धूप, वैसे प्रज्ञान रोवर पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हैं, विक्रम लैंडर पे भी लगा है, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी, और धूप बहुत जरूरी है इनके ऑपरेशन के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा तब धूप चला जाएगा, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी जो मैक्सिमम डेटा है वो 14 दिनों तक आ चुकी होगी। उसके बाद वो सिंपली वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बंद हो जाएंगे। और इसरो के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हम होप करते हैं कि वो 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चले, लेकिन ये होप वर्ड यूज किया गया है, यानी इसके लिए कोई सटीक टेक्नोलॉजी नहीं यूज किया गया है जिससे वो गारंटीड चलेगा बहुत दिन तक, क्योंकि ये मिशन 14 डेज को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया था। बाकी जो ल्यूना 25 जो कि क्रैश किया, अगर वो लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसा पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी था प्लूटोनियम के जरिए, जिसके चलते उसको 1 साल तक पावर मिलती। तो इस मामले में सबसे अच्छी न्यूज ये है ना कि इसरो एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक ऐसा प्लूटोनियम का पावर सोर्स बनाने का जिससे अपकमिंग मिशन में 1 साल तक पावर मिले। लेकिन फिलहाल चंद्रयान जो है ये 14 डेज तक बहुत सी रिसर्चेस करेगा साउथ पोल में, वाटर, हीलियम 3 और ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि ये मिशन आखिर हुआ किस लिए है। तो चलो उन सुपर इंटरेस्टिंग डिटेल्स को हम समझते हैं। किसी भी प्लैनेट या फिर सैटेलाइट, जैसे कि मून एक सैटेलाइट है, तो उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या फिर किसी भी जगह पर चले जाओ, चाहे आप जुपिटर के किसी मून पर चले जाओ, तो वहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल में जो चीज एक्यूमुलेटेड है या फिर जो भी चीजें वहाँ मौजूद है वो बहुत ही मिस्टीरियस होती है हमारे लिए। जैसे कि धरती का जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस है वो यहाँ के नॉर्थ और साउथ पोल में ही है, और इक्वेटर का जो रीजन है इसे तो कोट एंड कोट सेफ माना जाता है ना, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज इक्वेटर पे मौजूद है उसी के आसपास, और नॉर्मली सब कोई रह रहे हैं। लेकिन जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। रिसर्चेस के हिसाब से साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस है वो बहुत मात्रा में है, और इसी के बारे में और डेटा धरती चाहता है। मून के इस रीजन में कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता है, और ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर परपेचुअल डार्कनेस था बिलियंस ऑफ ईयर्स से, और डार्कनेस है और डार्कनेस रहेगा। वाटर जो है ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर सपोर्ट्स लाइफ। तो साउथ पोल पर वाटर आइस है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचता, और इसलिए वहाँ पर ऐसी कंडीशंस है कि पानी बहुत मात्रा में जमी हुई रह सकती है बहुत सालों तक, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। आपको पता है पहला एविडेंस, पहली ऐसी कोई जांच, ऐसा कोई कैलकुलेशन जो ये बताए कि पोल्स पर पानी है, ये इंडिया का चंद्रयान 1 पहली बार दिखाया था। ये फोटो आप देख सकते हो, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये है पानी का डिटेक्शन, और इसी प्रेजेंस ऑफ वाटर को चंद्रयान 1 ने आज से करीब 15 साल पहले ही पता कर लिया था, और यही वो कारण है जिसके चलते ये माना गया है कि वहाँ पर वाटर आइस ट्रैप्ड है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मिशन में ऑर्बिटर होता है जो कि ऊपर घूमते रहता है, लैंडर होता है और रोवर होता है, तो ये जो ऑर्बिटर्स होते हैं ये किस लिए है वहाँ? ये इसलिए है ताकि वो वहाँ के सारे रीजन्स का डेटा हमें भेज पाए। तो चाहे वो इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारे देश जिसका ऑर्बिटर अभी चांद पर लाइव घूम रहा है, तो उन्हीं ऑर्बिटर्स ने ये डेटा भेजा है कि उस जगह पर आइस वाटर ट्रैप्ड हो सकता है। साउथ पोल का ये जो रीजन है, यहाँ के जो मून क्रेटर्स है वो अनटच्ड है, बिल्कुल भी सनलाइट से टच्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है, और इसलिए वो जैसे था वैसे ही है एकदम शुरू से। तो जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है, ये सोलर सिस्टम का ओरिजिन, इसका जो एविडेंस है वो अनटच्ड तरीके से वहाँ पर मौजूद है। मतलब समझ रहे हो ना कि वहाँ का जो रीजन है वो बहुत छोटे रीजन में है, वो बहुत ही ज्यादा अनइफेक्टेड है, सनलाइट से भी
अनइफेक्टेड, जो एस्ट्रॉइड्स आके मून से टकराते रहते हैं, जिसके चलते वहाँ क्रेटर्स बनता है, वो भी ज्यादातर इक्वेटर को आके हिट करता है। और जो पोल्स वाले एरिया है वो ज्यादातर अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो यहाँ से हमें जो भी डेटा मिले उससे हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत जानकारी हमें मिलेगी। ऐसी और भी कई कैलकुलेशंस की गई है जिससे ये पता चला है कि वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनफैक्ट इतनी सारी चीजें मौजूद है और इसलिए उस जगह को दी प्लेस फॉर अनटैप्ड रिसोर्सेस माना जाता है। यानी ऐसी जगह जो कि खजाना है लेकिन उसको कोई टैप नहीं कर पाया है। चांद का जो साउथ पोल है वहाँ पर टेम्परेचर -150 से -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सोलर पैनल या फिर उसका बॉडी या फिर उसके चक्के, ये सब आप सोचो इस तरह बिल्ड की गई है ऐसे मटेरियल से जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड ऐसे टेम्परेचर में भी वर्क करते रहे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, चाहे आपका फोन हो, टीवी हो या फिर कोई भी चीज हो, उसके अंदर सर्किट बोर्ड होते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो जो सर्किट बोर्ड होता है वो काम कर रहा होता है। पूरे सर्किट बोर्ड के किसी 1 मिलीमीटर के पार्ट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी एरर हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वही अगर ऐसे हार्श कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड किया जाए तो सोचो किस तरह का डिटेलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा कि वो मून के साउथ पोल के -200 डिग्री वाले रीजन पे काम करे। एक सवाल जो आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि अगर साउथ पोल में लाइट ही नहीं है, सनलाइट आता ही नहीं है और इधर मैं कह रहा हूँ कि रोवर को पावर पाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, तो फिर ये कैसे होगा? तो इसका आंसर ये है कि साउथ पोल के उस इलाके में जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचता वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं जाएगा, उससे थोड़ा दूर ही तक रोवर जाएगा जहाँ तक लाइट थोड़ा पहुँचे। तो ये है इसका आंसर। एग्जैक्टली डार्क वाला फेज में नहीं चला जा रहा है, क्लोज टू साउथ पोल, एकदम नियर टू साउथ पोल जहाँ पर लाइट पहुँचेगी वहाँ पे जा रहा है रोवर। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो कि धरती के लिए हो सकता है रेयर हो, जहाँ पर हम इन्हें कोट एंड कोट रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। लेकिन ऐसी कई जगहें हैं हमारे यूनिवर्स में जहाँ पर वही चीजें एबंडेंस में अवेलेबल है। आपने उस प्लेनेट के बारे में सुना होगा जो कि डायमंड का बना हुआ है, डायमंड प्लेनेट कहते हैं। तो ये पूरा प्लेनेट खरबों डॉलर का होगा। पूरे विश्व में इतना पैसा है उससे 1000 गुना ज्यादा उसको मिल जाएगा जो इस प्लेनेट का डायमंड ला दे धरती पर, क्योंकि डायमंड धरती के लिए रेयर है लेकिन वहाँ के लिए रेयर नहीं है। तो चांद भी कुछ ऐसा ही है। चांद में भी ऐसे कई मिनरल्स है जो कि धरती के लिए रेयर है लेकिन चांद के लिए नहीं, वहाँ पर एबंडेंस में अवेलेबल है। स्कैंडियम, एट्रियम, ये दोनों उन कई रेयर मिनरल्स में से दो का नाम लिया मैं आपको, और ये दोनों व्हीकल इंजन्स में यूज होता है। दुनिया में इतनी सारी गाड़ियां हैं उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, और जो रेडार सिस्टम होता है जो मिलिट्री के पास होता है उसमें भी इन रेयर मिनरल्स का यूज किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स में भी इनका यूज किया जाता है। हीलियम 3 जो कि एक रेयर एलिमेंट है, ये एक ऐसा गैस है जो कि क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है। कहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। और ये धरती पर कम है लेकिन चांद में बहुत मात्रा में है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज और क्या होगी? अब ल्यूनर आइस अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। He3, हीलियम 3, इसको आप हल्के में मत लो प्लीज। हीलियम 3 जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि मैजिकल माना जाता है। आपको पता है ये एक एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ हीलियम है जो कि सूरज यानी सन के कोर में पाया जाता है, और कोर से फिर वो धरती और चांद और बाकी प्लैनेट्स की तरफ छोड़ा जाता है। यानी सन से तो कई चीजें रेडिएट होते रहती है। तो ये जो हीलियम 3 है ये उसी में से एक है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हीलियम 3 के हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है इन चीजों से। तो ये जो हीलियम 3 है ये धरती पे कभी हिट ही नहीं होता, लेकिन चांद जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोर जो है वो बहुत स्मॉल है, और क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर He3 यानी हीलियम 3 बहुत एबंडेंस मात्रा में कलेक्ट हो गई है। और हीलियम 3
इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जब इसको यूज किया जाएगा तब इससे क्लीन एनर्जी निकलेगा, क्योंकि ये बाकी चीजों की तरह जो कि यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में एक फ्री न्यूट्रॉन नहीं प्रोड्यूस करता। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे पता है, बट आप ये मानो कि एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करना न्यूक्लियर प्लांट में जब पावर जनरेट होती है तो ये फ्री न्यूट्रॉन एक पॉल्यूशन की तरह होता है। लेकिन हीलियम 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे